दोस्तों न जाने ऐसे कितने किस्से, कितनी कहानियाँ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे होंगे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा। एक कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी कि उसमें परिवार का जो बेटा होता है, उस बेटे को नशे की आदत लग जाती है। और जब उसको नशे की आदत लगती है तो उसके परिवार को जब ये बात पता चलती है तो परिवार वाले उस पर खासा नाराज़ भी होते हैं। परिवार वाले उस पर बंदिशें भी लगाते हैं। उसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र से वो छूट के आता है, कहता है सब कुछ ठीक हो गया है, अपने बल पर जीऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसकी जो नशा करने की आदत थी ये छूटती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जब वो अपने परिवार वालों से पैसे मांगता, परिवार वाले पैसे देने से इनकार कर देते। इस वजह से एक दिन वो अपनी नानी के साथ साथ बल्कि पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल देता है। पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद में आखिरकार वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आता है। ये किस्सा, ये कहानी मैं आप लोग को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज की जो घटना है, आज की घटना में भी कुछ परिणाम, कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं। आज की घटना वाकई आप लोग को हैरान करेगी, परेशान करेगी। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की घटना, इसकी हम बात करें तो इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर जिसका नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। और दोस्तों, इसी बुलंदशहर में एक थाना पड़ता है, शिकारपुर थाना। और इसी शिकारपुर थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है फारूकी नगर। और दोस्तों, इसी फारूकी नगर के अंतर्गत एक जगह आती है लाल दरवाज़ा। ये जो लाल दरवाज़ा है, इसी लाल दरवाज़े वाले मोहल्ले में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम शब्बीर है। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम रेहाना, और इनके बच्चे चूँकि छोटे छोटे हैं। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस व्यक्ति की जो सबसे बड़ी बिटिया है उसकी उम्र महज 15 साल है। जो शब्बीर थे, ये गरीब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। ज़िंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पैसे की खासी कमी थी। शब्बीर जो थे वो ठेला वगैरह लगाते थे, इसी से कुछ पैसे कमाते थे, इसी से उनकी ज़िंदगी जो थी इसका भरण पोषण चल रहा था। परिवार का भरण पोषण करते थे, इसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। और इन्हीं कम पैसों से इनकी जो ज़िंदगी थी वो ठीक ठाक चल रही थी। ये जो परिवार था, इसमें शब्बीर जो थे उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास हो चुकी थी। जो रेहाना थी उनकी उम्र 42 साल के आसपास हो चुकी थी। धीरे धीरे इसी तरीके से इनकी जो ज़िंदगी थी, ज़िंदगी कट रही थी, ज़िंदगी गुजर रही थी। पैसे तो कम थे, लेकिन जैसे तैसे कर ये अपने परिवार को मैनेज कर रहे थे। धीरे धीरे समय बढ़ता है तो इनकी थोड़ी आमदनी भी बढ़ती है। जब आमदनी बढ़ती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोग कहते हैं शब्बीर चाचा कहकर इनको संबोधित करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक तारीख आती है 14 मार्च साल 2024। और 14 मार्च की ये रात थी और 15 मार्च को सुबह का वक्त था कि इनके परिवार से एक चीख निकलती है। चीख इतनी ज़्यादा भयावह थी कि लोगों के कानों में पहुंचती है। जो घर की बड़ी बेटी थी, जिसका उम्र लगभग 15 साल के आसपास था, बहुत ज़्यादा चीख रही थी क्योंकि उसको पता था क्या कुछ हुआ है। बाकी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब लिहाजा ये घर है, ये घर के अंदर से इस तरीके की चीखें सुबह सुबह जब मोहल्ले में पहुंचती हैं तो लोगों के कानों में पहुंचेंगी। लोग उस घर की तरफ जाएंगे। होता भी कुछ ऐसा, ये लोग जब पहुंचते हैं शब्बीर चाचा के घर पर, चूँकि जो शब्बीर चाचा थे ये घर से बाहर सोते थे, इनकी पत्नी रेहाना भी उनके साथ घर से बाहर ही सोती थी। जब लोग पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं, जो शब्बीर चाचा हैं और उनकी पत्नी रेहाना है, इनका किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में कुल्हाड़ी से काट कर इन दोनों की हत्या कर दी है। लोग इस तरीके की चीज़ें देखकर एकदम से विचलित हो जाते हैं कि एक घर है, गांव के बीचों बीच है। अचानक से कोई व्यक्ति रात के समय आया और इस परिवार के 2 लोग जो बाहर सोए थे उनकी हत्या करके चला गया। घर के बच्चे इसलिए सेफ थे क्योंकि वो घर के अंदर थे। लिहाजा तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो वहां पर हत्याएं हुई थी उनकी बहुत बारीकी से पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो रेहाना है, जिसकी उम्र 42 साल है, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन जो शब्बीर हैं, शायद इनकी सांसें अभी उखड़ी उखड़ी चल रही हैं। लिहाजा पुलिस वाले तुरंत इन्हें CSC हॉस्पिटल में लेके पहुंचते हैं। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब पुलिस वाले भी यही प्रार्थना कर रहे थे कि जो शब्बीर हैं ये बच जाएं, क्योंकि इनके ऊपर हमला हुआ है तो शब्बीर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, हो सकता है समझदार हैं, पहचान लिया हो कौन है, किसने हमला किया, किससे इनकी दुश्मनी थी। लेकिन दोस्तों,
शब्बीर का हॉस्पिटल में इलाज तो चलता है लेकिन वो बच नहीं पाते और अंततः वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये जो केस हुआ गांव के अंदर, एक तरीके से दिन दहाड़े कहें, क्योंकि एक रात के अंदर बीचों बीच गांव के अंदर कोई व्यक्ति या कोई हमलावर आए, घर के अंदर घुसे और दो व्यक्ति जो कि उस घर के मुखिया थे, परिवार के मुखिया, पति पत्नी, उन दोनों की हत्या की। बच्चे चूँकि घर के अंदर थे, वो सेफ थे, और उसके बाद में वो हमलावर फरार हो गए। लिहाजा ये जो मामला था अब ये ऊपर तक पहुंचता है, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो या फिर डीएम, हर जगह ये मामला पहुंचता है। और जो उस समय वहाँ के एसएसपी होते हैं, श्लोक कुमार सिंह, वो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, 2 टीमों का गठन करते हैं। लिहाजा पुलिस के लिए अब भी मुश्किल यही थी, क्योंकि इस घर के अंदर आखिर पूछताछ किससे की जाए, किससे दुश्मनी है, किससे नहीं है, किसी ने कोई धमकी दी थी, पूछताछ भी की जाए तो किससे की जाए, क्योंकि इस परिवार के जो दोनों ही समझदार लोग थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है जिसकी उम्र महज 15 साल है। लिहाजा दोस्तों पुलिस को तो ये केस सुलझाना था, इसलिए पुलिस सबसे पहले वो जो 15 साल की लड़की थी, उस लड़की के पास में अपनी टीम भेजती है। इस लड़की से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पिता की किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई रंजिश का मामला था, या फिर किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था। अब जो बिटिया थी 15 साल में है, जिसकी उम्र है, सदमा इतना बड़ा कि माता पिता दोनों की कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी गई। घर परिवार में कोई ऐसा है नहीं जो इन बच्चों को संभाल ले। लिहाजा जो लड़की थी उसका तो इतना बुरा हाल था, कभी बेहोश हो जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी पुलिस से कहते हैं कि बच्ची को परेशान मत करो। लेकिन दोस्तों क्राइम हुआ था घर के अंदर, यही बच्ची है जो थोड़ी सी समझदार है, इसलिए पूछताछ ज़रूरी है। इसलिए पुलिस अब महिला पुलिस वालों को इस बच्ची के पास में भेजती है और बच्ची से पूछताछ शुरू की जाती है। महिला जो कांस्टेबल, जो पुलिस वाली होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता की किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा, कोई पुरानी दुश्मनी, ज़मीनी विवाद, या फिर हाल फिलहाल में किसी से लेन देन को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो। तो उसके बाद में जो बच्ची है ये बताती है कि सर अब से कुछ समय पहले की बात है कि मेरे जो अब्बू हैं उनका 15,000 रुपये को लेकर किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन 15,000 रुपये को लेकर जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, ना तो मैं उसे पहचानती हूँ, वो कौन था, कहाँ से आया था, उसका क्या मतलब था अब्बू के साथ में, क्योंकि अब्बू के कामकाज में मैं ज़्यादा पड़ती नहीं, मैं बस घर में रहती हूँ। लिहाजा वो व्यक्ति कौन था इस बारे में मुझे नहीं पता, कत्ल किसने किया है इस बारे में मुझे नहीं पता। उसके बाद में पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में कत्ल हुआ है, जिस समय कत्ल हुआ उस समय तुम लोग कहाँ थे। तो ये जो बच्ची है ये बताती है कि जिस हिसाब से हमारा घर है, घर में ज़्यादा जगह तो है नहीं सोने की, इसलिए जो अम्मी अब्बू हैं वो घर से बाहर सोते थे और हम लोगों को अंदर सुला दिया करते थे, बाहर से कुंडा बंद कर दिया करते थे ताकि कोई घर में घुस ना पाए। और इसी जो तारीख गुजरी 14 मार्च, यानी 14 मार्च की शाम की बात है, 15 मार्च को जब हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है। जब बाहर से आवाज़ नहीं आती है तो उसके बाद में होते करते हम लोग जैसे तैसे कर कर पीछे वाली खिड़की से निकलते हैं और बाहर आके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की स्थिति होती है कि अम्मी और अब्बू दोनों को किसी ने बहुत बेरहमी से काट कर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद हम लोग चीखे चिल्लाए। उसके बाद जो हुआ ये पूरा मामला आपके सामने है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब उस बच्ची की बात सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी 15,000 रुपये को लेकर इनके अब्बू से झगड़ा हुआ था, लेकिन वो कौन है उसे कोई पहचानता नहीं। अब मामला बड़ा गंभीर था। लिहाजा पुलिस वाले यह फैसला करते हैं कि इस मामले की छानबीन थोड़ा विस्तार से करनी चाहिए। उसके बाद में वो जो व्यक्ति शब्बीर जहाँ कहीं पर ठेला लगाते थे वहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं, वहाँ पर अन्य लोगों से पूछताछ करते हैं कि किसी से कोई झगड़ा हुआ था हाल फिलहाल में। अब वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद में पुलिस वाले उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर अक्सर शब्बीर आया जाया करता था, वहाँ पर भी सारी चीज़ें पुलिस अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं। मामला यूँ ही खिंचता चला जा रहा था। अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सबूत था नहीं। पुलिस पे भी प्रेशर बन रहा था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि बीच गांव के अंदर दिन दहाड़े किसी घर में घुसकर हमलावरों ने इस बेरहमी से दोनों परिवार वाले मुखियाओं को काट दिया कि किसी को कानूकान खबर नहीं चली। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि मार्च के महीने में थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाती है तो लोग अक्सर गाँव में बाहर ही सो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि ठंड है, लोग अपनी रजाइयों में, अपने कंबल में सोए हों अंदर और किसी को कान खबर ना हो। मार्च का महीना है, अमूमन लोग बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा रात तक तो लोग बाहर ही टहलते रहते हैं। लिहाजा दोस्तों पुलिस सबसे पहले अब फैसला करती है कि जो डेड बॉडी है इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। बॉडी जो थी वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन जो बिसरा रिपोर्ट थी वो अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि क्या खाया है क्या नहीं खाया,
ये सब बिस्रा रिपोर्ट में आता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये वाज़ेह तरीके से खुलासा हो चुका था कि शब्बीर है, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो मौत हुई है कुल्हाड़ी की वार की वजह से, अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, कुछ ज़रूरी नसें कट जाने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब दोस्तों पुलिस वाले अपनी जांच का स्तर बढ़ाते हैं और हर संभव तरीके से, जिस तरीके से जांच हो सकती थी उस तरीके से जांच करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस को किधर से भी कोई कामयाबी मिल नहीं पा रही थी। पुलिस भी बड़ी परेशान थी कि इतने साल का एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे मर्डर के केसेस, बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ पुलिस ने सुलझा रखी हैं, लेकिन ये कैसा मामला है कि जिसमें ना तो किसी ने किसी को आते देखा, ना जाते देखा, ना कहीं से कोई संदिग्ध ऐसा जिससे ये पता चल सके कि वो इनके घर की तरफ आया। सबसे बड़ी हैरानी की ये बात थी कि किसी ने कुछ देखा नहीं, और जो बिटिया है ये जो बता रही है उसके हिसाब से किसी ऐसे व्यक्ति से उनका झगड़ा हुआ जिसे ये जानती नहीं। तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिटिया है ये बातों को घुमा रही है, क्योंकि इस घर में ना तो किसी आने वाले की कुछ पहचान मिल पा रही है, ना कोई सबूत ऐसा मिल पा रहा है कि कोई इनके घर में किसी की कोई एंट्री हुई हो। उसके बाद में पुलिस वाले इस बच्ची को तो साइड करते हैं, लेकिन घर के जो अन्य छोटे बच्चे होते हैं उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। अब दोस्तों जब छोटे बच्चों से पूछताछ शुरू की जाती है तो छोटे बच्चे भी वही बातें बताते हैं। अब जब छोटे बच्चे भी वही बातें बताते हैं तो पुलिस के लिए परेशानी और बढ़ती है, क्योंकि सारे बच्चे सेम बात बता रहे हैं, यानी सच बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में इस शब्बीर की जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है वो एक ऐसी लाइन बोलती है जिस लाइन को सुनने के बाद में ये जो पूरा केस था पानी की तरह साफ हो जाता है। दरअसल जो छोटी वाली बेटी होती है ये बताती है कि जो बड़ी वाली बहन है, जो बाजी है हमारी, अक्सर अमूमन ये हमारे साथ घर में सोती थी, लेकिन उस रात जिस रात अम्मी अब्बू का कत्ल हुआ उस रात ये अम्मी अब्बू के पाँव दबाने के लिए बाहर गई हुई थी। और ये जब गई थी तब तक का तो हमें पता है, लेकिन वापस कब आके सोई इस बारे में हमें नहीं पता। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं कि जो बड़ी वाली बेटी है वो बाहर पाँव दबाने के लिए गई थी, जबकि बड़ी वाली बेटी पुलिस को बता रही थी कि वो अंदर सो रही थी और वो बाहर गई ही नहीं, लिहाजा जो पुलिस वालों की शक की सुई थी अब वो सीधा इस बड़ी वाली लड़की के ऊपर जाती है। अब बड़ी वाली लड़की के ऊपर शक की सुई जाती है, लेकिन लड़की नाबालिग, ना ज़्यादा प्रेशर दिखाया जा सकता है ना कुछ, लिहाजा पुलिस वाले इस लड़की को पुलिस थाने लेके जाते हैं। उसके बाद में इससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में भी ज़्यादा सख्ती पुलिस दिखा नहीं पा रही थी। अब चूँकि नाबालिग का मामला, इसलिए पुलिस वाले अब अपनी छानबीन भी शुरू करते हैं, कुछ टेक्निकल टीमों की भी मदद लेते हैं। उसके बाद में जो शब्बीर होते हैं उनके मोबाइल फ़ोन से एक ऐसी रिकॉर्डिंग बरामद होती है कि जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में शायद इस लड़की के ऊपर जो शक था और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। दरअसल उस रिकॉर्डिंग में ये लड़की कहते हुए साफ सुनाई पड़ रही थी किसी व्यक्ति से इसने लगभग 10 से 15 नींद की गोलियां मंगाई थी। अब 10 से 15 नींद की गोलियां मंगाई थी और लाजिम सी बात है कि उस रात इसके अम्मी अब्बू का कत्ल हुआ, तो नींद की गोलियों का कोई ना कोई ताल्लुक तो इस कत्ल से ज़रूर है। लिहाजा पुलिस वाले इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं। दरअसल ये लड़की पुलिस वालों को बताती है कि उसके जो माता पिता थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। अब पुलिस वाले पूछते हैं कैसे स्ट्रिक्ट पेरेंट। दरअसल ये जो लड़की थी जब ये 15 साल की हो गई थी तो इसको भी और लड़कियों की तरह उड़ने का शौक़ था, जो कि आजकल ज़माना चला है फेसबुक पर रील बनाना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना। उसी तरीके से इस लड़की को भी शौक़ था अलग अलग लड़कों से बात करना। चूँकि जो शब्बीर थे ठेला लगाते थे, एक सभ्य व्यक्ति थे, इज़्ज़तदार व्यक्ति थे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी को रोकते भी थे सारी चीज़ें करने से और कहते थे कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब दोस्तों पेरेंट स्ट्रिक्ट थे या फिर नहीं थे ये चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए स्ट्रिक्ट ही होता है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर चले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो शब्बीर और रेहाना की ये जो बेटी थी इसको अलग अलग लड़कों से बात करने की लत थी और ये अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। अब जब ये कभी अपने पिता के फ़ोन से बात करती, कभी माँ के फ़ोन से बात करती, मौका मिलने पर कभी कभी ऐसा होता कि कोई लड़का वापस से कॉल कर देता या फिर ये कॉल करती तो उस समय वो कॉल ना उठाता, मिस कॉल देखकर वापस करता। इस वजह से इनकी माँ और इसके पिता को इसकी हरकतों के बारे में पता चल जाता, तो कभी इसको मार देते, कभी इसको पीट देते। इनके घर पर एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर, उसका आना जाना था, उठना बैठना था, पिताजी से दोस्ती थी। अब सगीर भी जब इस लड़की के चालोचन बाहर देखता है तो वो आकर शब्बीर अपने दोस्त को बताता है कि इस तरीके से तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम रोशन कर रही है। जब शब्बीर अपनी इस बेटी के बारे में बताता तब भी जो शब्बीर को जब ये बताता तो शब्बीर जो था अपनी पत्नी रेहाना के साथ मिलकर अपनी बेटी के साथ में मार पिटाई कर देता, उससे कहता कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये जो लड़की थी, इसको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नागवार गुजर रही थी कि ये सोचती थी कि उसकी उम्र 15 साल की हो चुकी है और वो फैसला कर सकती है कि क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आजकल का ट्रेंड चला है कि माई लाइफ माई रूल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं लड़कियाँ फॉलो करती हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियाँ इंस्टाग्राम पर आप लोग देखते हैं बोलती हैं कि माई डैड इज़ माई हीरो, लेकिन इन्हीं में से कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपने डैड के साथ में भी इस तरीके की चीज़ें कर सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो शब्बीर थे, ये तो अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बेटी थी उसको ये चीज़ें इतनी नागवार गुजर रही थी कि मन ही मन में ये अपने माता पिता को दुश्मन बना लेती है। अब दोस्तों इसी मार्च महीने की 10 से 12 तारीख की बात है कि ये लड़की जो ठेला लगता है वहाँ पर समोसा खा रही थी खड़े होकर। ये बातें सगीर ने आकर शब्बीर को बताई। अब शब्बीर ने अपनी बेटी के साथ में मार पिटाई की। उसने कहा कि तुम्हें ठेले पर खाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें खाना था तुम घर लाकर भी खा सकती थी। अब इस बात को लेकर भी मार पिटाई हो गई। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चूँकि जो लड़की थी वो एक लड़के से बात नहीं करती थी, कई सारों से बात करती थी, इसलिए ये कई सारे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि उसे 20 नशे की गोलियां चाहिए और नशे की गोलियां इतनी ज़्यादा पावर की होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर खा ले तो उसकी आंख ना खुले। अब बहुत सारे ऐसे बॉयफ्रेंड थे इसके जो मना कर देते हैं, लेकिन इसी बीच में इसका एक बॉयफ्रेंड होता है बबलू, उसको ये कॉल लगाती है और कॉल लगाने के बाद में कहती है कि उसे 20 नशे की गोलियाँ चाहिए। अब दोस्तों चूँकि एक लड़की इस तरीके की बातें कहती है तो आजकल के जो लड़के हैं, अगर लड़की कुछ कह दे तो उसे इनकार करने से तो रहा नहीं, ये भी नहीं देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब जो बबलू था ये एक लड़के से कहता है कि उसे 20 नशे की गोलियां चाहिए, वो लड़का उसे नशे की गोलियां मुहैया कराता है। ये लड़की 500 रुपये उस बबलू को देती है और 5 रुपये उस लड़के को देती है जो वो नशे की गोलियाँ लेके आई थी। अब इसके पास में नशे की गोलियां आ चुकी थी। अब किस तरीके से खिलाई जाए नशे की गोलियां, इसकी से प्लानिंग करनी थी। इसको पता था कि इसकी जो माँ रेहाना है शाम को चाय पीने की शौकीन है, इसलिए 10 गोली ये अपनी माँ को चाय में मिलाकर दे देती है, वो गोलियाँ पी जाती है। और इसके जो पिताजी हैं शब्बीर, उनको दूध पीने का शौक़ था तो 10 गोलियाँ दूध में मिलाती है। इस तरीके से अपनी माँ और अपने पिता दोनों को ये नशे की गोलियाँ दे देती है। अब उसके बाद में शब्बीर और रेहाना को ज़ोर की नींद आने लगती है। उनको लगता है कि थके हैं इसलिए सो रहे हैं। वो सोने के लिए अपने खाट पर जाते हैं, पीछे से ये लड़की भी पहुंच जाती है। कहती है कि पिताजी बहुत ज़्यादा थक गए अब्बू, चलो मैं तुम्हारे पैर दबा दे रही हूँ। अब अब्बू बेचारे जब ये बात सुनते हैं कि बेटी इतनी अच्छी है, हमारी खिदमत कर रही है, अच्छी बेटी है, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद में ये लड़की इंतज़ार करती है कब ये गहरी नींद में जाए। जैसे ही समय गुजरता है ये गहरी नींद में पहुँचते हैं। ये लड़की उठती है, उठने के बाद में अपने कमरे के अंदर जाती है, वहाँ से कुल्हाड़ी उठाती है और कुल्हाड़ी लाने के बाद में सबसे पहले अपने पिता के ऊपर वार करती है, उनकी हत्या करती है, फिर माँ की हत्या करती है। उसके बाद में उस कुल्हाड़ी को भूसे के ढेर के अंदर छुपा देती है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस को ये लड़की सारी बातें बता रही थी, मैंने इसका इंटरव्यू भी सुना, उसमें ये बता रही थी कि जो सगीर नाम का व्यक्ति है उसके अवैध रिश्ते मेरी माँ रेहाना के साथ में थे। इस तरीके की बातें ये लड़की भी बताती है। हालांकि पुलिस जब इससे पूछ रही थी कि तुम्हें मर्डर करने का ये रास्ता कैसे मिला, कुल्हाड़ी से ही हत्या करनी है, तुमने कैसे सोचा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, कहीं वार करते टाइम तुम्हारे पिता जाग जाते या फिर कुछ हो जाता तो तुम हत्या नहीं कर पाती, उसके बाद क्या होता। तो ये बताती है कि दरअसल अब से लगभग कुछ समय पहले 3 मार्च साल 2021 को हमारे घर में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें उसके ताऊ ने अपनी 2 बेटियाँ और पत्नी शकीला को कुल्हाड़ी से काट कर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं से मैंने ये आइडिया लिया, मैंने सोचा अगर किसी के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया जाए तो उसकी मौत हो जाती है, और इसी तरीके से मैंने हत्या कर दी। अब दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 साल है और वो इस तरीके की बातें कर रही है, इस तरीके की प्लानिंग कर रही है अकेले, तो ज़रा सोचो कि कितनी ज़्यादा भयावह उस माता पिता के लिए होगा कि जिन्होंने अच्छे से परवरिश अपनी बेटी की थी। दोस्तों इंसान के घर में जब बेटी की पैदाइश होती है तो हम सब कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, रहमत आई है, लेकिन वही बेटी जब बड़े होकर माता पिता का कभी कभी नाम झुका देती है, कभी कभी मर्डर कर देती है, कभी कभी कत्ल कर देती है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा, और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो पहला कमेंट्स है, मलिक भाई कहानी छोटी ना करो, थोड़ा टाइम बढ़ाओ, थोड़ा रोमांटिक की तरफ भी चलो, लोग चाहते हैं अक्सर कथा नहीं सुनना पसंद करते। तो शील निधि जी आपका शुक्रिया कि आप लगातार कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी कहानी के अंदर बढ़ा चढ़ा कोई मसाला नहीं लगाता। जिस तरीके की क्राइम की घटना हुई होती है मैं बस वही सुनाता हूँ। अगर आप फेक कहानी सुनना चाहते हैं
तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन फेक कहानी सुनने का कोई मोटिव नहीं है। उससे आप लोगों को कोई भी शिक्षा नहीं मिलेगी। आप लोग ये सोच नहीं सकते कि इंसान को क्राइम क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर वो किस तरीके से इन सारी गतिविधियों में बह जाता है, जबकि ये इंसान के लिए सही नहीं होती है। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं लव यू मलिक भाई, नाइस स्टोरी, तो भैया शुक्रिया। कहानी सुन रहे हैं जीशान अंसारी, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से, तो जीशान अंसारी जी आपका शुक्रिया। हाय करके आईडी है, यह इस्लाम शेख है, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। और उसके बाद में शायना पंचोली है, लिखती हैं गुप्ता का रोल क्या था, इनकम्प्लीट स्टोरी। जो गुप्ता थे उनके घर के अंदर वो जो तांत्रिक था वो किराए पे रहता था, इसलिए जो गुप्ता जी थे वो उनके चेहरे थे। ये जो काम था, वो जो व्यक्ति था तांत्रिक, वो गुप्ता जी को सौंपता है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अनूप अग्निहोत्री करके है, लिखते हैं डॉक्टर AK अग्निहोत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, कहते हैं स्टोरी लेट डाला है, तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी परेशानियों में गुजर रहा हूँ। अशफाक अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी माँ की तबीयत कैसी है, तो भाई थोड़ा सा सुधार है, लेकिन अभी बेड पर हैं, थोड़ा सा बेड रेस्ट शायद उनको 6-7 महीने करना पड़े। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज भी मेरा पहला लाइक है, आपकी माँ की तबीयत कैसी है, क्योंकि आज की कहानी लेट डाला है 6। तो बालेश्वर बिहारी जी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सर्जरी वगैरह तो हो गई, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी बेड रेस्ट उन्हें करना पड़ रहा है, तो उनकी खिदमत में थोड़ा समय लग जाता है। उसकी वजह से कुछ लोग देखने भी आते हैं, तो उनके साथ बैठना भी पड़ता है, थोड़ा सा टाइम चला जाता है। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं ज़माना कितना ख़राब है, रेणु सुनील त्यागी शेनावल शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।